सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर सरकार ने एकेडमिक अरेंजमेंट बुनियादों पर जिन कर्मचारियों को लगाया था वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए। हालांकि वो कर्मचारी मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तफसीलन जम्मू कश्मीर में जो कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट है उसके ऊपर बात करते हुए ये जजमेंट दे दी है और हुकूमत को कहा है कि 4 हफ्तों के अंदर अंदर तमाम वो लोग जिनको एकेडमिक अरेंजमेंट की बुनियाद पर लगाया गया है उन सबको रेगुलराइज कर दिया जाए। और दूसरा सबसे बड़ा मामला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व मेंबर पार्लियामेंट और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो एनएससी प्रोटेक्टी हैं, उनके ऊपर हुए कातिलाना हमले को लेकर जो अभी तक चीमा गोइयां चल रही है। इन दोनों मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और सीनियर वकील सुनील सेठी। सेठ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुझे आपसे ये समझना चाहूंगा कि इससे पहले कि मैं एकेडमिक अरेंजमेंट पर जो मुलाजमीन को लगाया गया है उस इस जजमेंट का इम्पैक्ट क्या रहेगा उस पर बात करूं। आप जाती तौर पर भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को जानते हैं और ये जो हुआ एक बैंक्वेट हॉल के अंदर, वो शादी में के समारोह में गए हैं, वहां पर एक आदमी बंदूक तानता है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की कनपट्टी पर। और वो तो ठीक है, वहां पर जो मौके पर लोग मौजूद थे उन्होंने उसको काबू कर लिया, वरना और 2 गोलियां भी वो चला गया था। आप सोचिए अगर 2 गोलियां लगती तो ये मामला कितना गंभीर हो जाता। अब इसमें आरोप ये लग रहे हैं कि ये साजिश है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को मारने की, और ये भी कहा जा रहा है कि ये लंबे समय से ये साजिश जो है ये यही व्यक्ति रच रहा था, ये आरोप है। हालांकि पुलिस अभी इस मामले में खामोश है। देखिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की पर्सनालिटी ऐसी है कि आप उनसे डिसएग्री कर सकते हो, उनके पॉलिटिकल डिस्कोर्सेस से आप अलग राय रख सकते हो, बट कोई डॉक्टर फारूक के साथ दुश्मनी की रखता हो वैसा कोई, मुझे लगता नहीं कि कोई रीजन ऐसा होना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि उस शादी में मैं भी था। अच्छा, आप भी गए हुए थे? मैं हार्डली उससे 2 या 4 मिनट पहले डॉक्टर साहब से मिला हूँ वहीं पे। डॉक्टर साहब थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब थे, नासर साहब थे, ये सभी लोग थे वहां पे। तो उसके 2-3 मिनट के बाद ही ये इंसिडेंट हो गया। ये मैटर ऑफ फैक्ट है कि वहां पे कोई मेटल डिटेक्टर वगैरह या ऐसी कोई इंतजाम नहीं था। नॉर्मली होता है, अगर इस तरह की प्रोटेक्टिव मूवमेंट हो तो वहां पे मेटल डिटेक्टर होगा, आउटर रिंग होगा पुलिस का, ये वगैरह होता है, होना चाहिए। क्या डॉक्टर साहब की मूवमेंट के बारे में लोकल पुलिस को इतला थी या किसी ने इतला नहीं दी थी लोकल पुलिस को? क्योंकि अगर इतला है और लोकल पुलिस की साइड से जो है वो बावजूद इसके कि इतला हो कि प्रोटेक्टी जो है वो मूव कर रहे हैं कहीं पे, तो अगर नहीं हुआ है तो फिर लोकल पुलिस की साइड से जो है वो क्यों नहीं हुआ है उसके बारे में इंक्वायरी तो होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि मैं मानता हूं कि ये सभी के लिए ये बहुत अच्छा हुआ कि डॉक्टर साहब जो है इस मर्डरस अटेम्प्ट से जो है वो बच गए। डॉक्टर साहब को अगर कोई भगवान ना करे कि कोई नुकसान हो जाता तो उनके जाती जो है वो नुकसान तो होना ही था। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के ऊपर उसका इम्पैक्ट क्या होना था। ठीक बात। जम्मू कश्मीर के हालात जो बड़ी मेहनत के बाद जो है वो पटरी पे आए हैं, उसको दोबारा से बिगाड़ने की कोशिश की थी, की गई। ये सिर्फ मर्डरस असाल्ट डॉक्टर फारूक साहब के ऊपर न देख के मुझे लगता है कि इसको एक लार्जर कैनवस पे देखना चाहिए कि किन हालात में हुआ, किस टाइम पे हुआ और इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता था। ठीक। उसी लिहाज में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम एज ए पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी कंडेम करती है इस एक्ट को, इस वायलेंस को, इस अटेम्प्ट टू मर्डर को, एंड वी वांट कि स्ट्रिक्ट पॉसिबल एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट द पर्सन। लेकिन सर साहब, इसमें आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा। आपने कहा स्ट्रिक्ट पॉसिबल एक्शन लिया जाना चाहिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी
और बहुत सारे लोग उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना तो किसी के ऊपर आरोप लगाया, बल्कि उल्टा उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये जांच का विषय है, जांच हो लेने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा साजिश थी नहीं थी। लेकिन उन्होंने एक बात तो कही कि देश में इस समय माहौल ऐसा बन चुका है, नफरत का माहौल ऐसा बन चुका है कि इसके बीच में जो इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं तो इससे कोई अचरज मुझे नहीं होता। तो ये बात डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने देखिए, कही ऐसा है। है कि क्या ये केस अटेम्प्ट टू मर्डर का है, और इसमें एंगल ये भी है कि इसका फ्यूचर इम्पैक्ट क्या हो सकता था, उसके बारे में भी जानकारी या मंशा उस बंदे की थी जिसने कोशिश की, हम्म। अटैक किया, जिन्होंने मारने की कोशिश की। तो मुझे लगता है कि ये अटेम्प्ट टू मर्डर से कहीं ज्यादा आगे का केस है। दिस मे बी ए केस विच शुड बी ट्राइड अंडर यूएपीए, और हम्म। इसके ऊपर एक्शन उसी हिसाब से होनी चाहिए। ठीक। दूसरी बात यह है कि इस पे कोई कॉन्स्पिरेसी थी बियॉन्ड दैट पर्सन जो जो ऑफेंस कमिट कर रहा था, उसके बारे में जरूर जांच होनी चाहिए और सीरियस उस पर इन्वेस्टिगेशन जरूर होनी डॉक्टर चाहिए। साहब को बयान को कैसे देखते हैं आप? देखिए, डॉक्टर साहब का बयान जो है, मैं क्योंकि डॉक्टर साहब गुस्सा तो होंगे ही, जो इंसिडेंट हुआ है, और होना भी चाहिए, लाजमी है। हम्म। अब सियासी बंदे हैं, इसलिए सियासी स्टेटमेंट कुछ ना कुछ तो होगी। हम्म। पूरे देश में ये कहना कि माहौल जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के बारे में जो है वो ठीक नहीं, वो गलत बात है। पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जो है वो उतनी अच्छी है शायद जितनी पहले कभी थी नहीं। ठीक। हमने टेरर को, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, चाहे वो हम्म। नक्सलाइट्स का हो या बाकी जगह पे हो या नॉर्थ ईस्ट में हो, हम्म। उसको इफेक्टिवली कंट्रोल किया है। हम्म। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस भी जो है वो लार्जली लार्जली कंटेन्ड है पूरे ठीक। कंट्री में। आई डोंट थिंक कि वैसी सिचुएशन है, लेकिन ये जरूर एक चिंता का विषय है कि एक शादी में जहाँ पे इस तरह के वीवीआईपीज होते हैं, प्रोटेक्टीज हैं, हम्म। वहां पे कोई आदमी बगैर चेकिंग के वेपन लेके, गन लेके आ जाता है, एंड देन ही कम्स इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद द सपोज टू बी हिज टारगेट। हम्म। अब वो डॉक्टर साहब के कुछ ही कदम पीछे है, बिल्कुल। और और उसकी बंदूक तानी भी है उसने। बंदूक तानी भी है, और उसकी ये कोशिश की वो बिल्कुल डॉक्टर साहब को पॉइंट ब्लैंक से करना चाहता था। अगर उसने थोड़ी पीछे से किया होता तो किसी को पता भी नहीं चलता, बिल्कुल। दो चार कदम पीछे से फायर किया होता तो पता भी नहीं चलना था। तो इसलिए शायद डेस्टिनी भी चाहती थी कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के हालात जो है वो खराब ना हो, तो इसलिए जो है वो हालात उस तरह से खराब नहीं हुए। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि बीजेपी एज पॉलिटिकल पार्टी वी स्टैंड विद डॉक्टर साहब, हम्म। and we not only condemn this, बल्कि as political party we the advocates who are associated with the party, our हम्म। legal cell, will not be taking the case for the accused persons in this case। ठीक। and अगर डॉक्टर साहब को ये लगता है ठीक है, तो वी कैन वॉलंटियर टू डू द प्रोसिक्यूशन। अगर अगर डॉक्टर साहब हमारे को कहते हैं, या आप ये कह रहे हमारी हैं टीम ऑन को रिकॉर्ड कहेंगे, कि आप प्रोसिक्यूशन वी के लिए कैन तैयार वी हैं? कैन डू द प्रोसिक्यूशन। डॉक्टर साहब अगर हमारे को कहेंगे, तो वी वी एज वर्कर्स ऑफ भारतीय जनता पार्टी, वी स्टैंड कमिटेड अगेंस्ट वायलेंस इन एनी फॉर्म इन द सोसाइटी। और उस केस में अगर हमको प्रोसिक्यूशन करने के लिए कहेंगे, वी विल बी डूइंग द प्रोसिक्यूशन आल्सो फॉर सेठ साहब, अब दूसरा बड़ा अहम मुद्दा है एकेडमिक अरेंजमेंट को लेकर। ऑलरेडी 1 लाख से ज्यादा लोग जिनका इट। जी। बायोमेट्रिक हुआ है, और इस बार जम्मू कश्मीर की सरकार ने बाजाबता ऑफिशियली इस बार वो डॉक्यूमेंट भी असेंबली में रिकॉर्ड्स में दिया है कि जी 1 लाख से ज्यादा मुलाजिम कैजुअल, डेली वेजर और आरजी बुनियादों पर लगाए गए हैं। उमर अब्दुल्ला, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा हम इनको रेगुलराइज करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने 9 मार्च को एक जजमेंट दी है, और उसमें उन्होंने कहा कि एकेडमिक अरेंजमेंट बुनियादों पर जिन मुलाजमीन को आपने लगाया है, इन तमाम को 4 हफ्तों के अंदर अंदर आप रेगुलराइज करिए। और हालांकि ये हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुलाजमीन वहां गए थे, पर उन्होंने कहा कि इस तरह के जितने भी मुलाजमीन हैं जिन्होंने 2010 में जो आपने कानून लाया, उस कानून के तहत जिनके 7 साल मुकम्मल हो चुके हैं, आप उनको पक्का करिए। सेठ साहब, मुझे ये बताइए, क्या अब ये एकेडमिक अरेंजमेंट वाली जो ये जजमेंट आई है, और उसके बाद जो उन्होंने वहां पर नॉमेनक्लेचर को लेकर कहा है, जी। क्या आप नॉमेनक्लेचर की बुनियाद पर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं अगर आपके टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है एक जैसे हैं सब चीजों के लिए? तो इसके कितने रेमिफिकेशंस होंगे, कहां कहां ये जजमेंट अब इस्तेमाल होगी, और किस किस किन किन मुलाजमीन को इसका फायदा मिलेगा?
देखिए, एक तो इमीडिएटली बेनिफिट उनको तो मिलना ही है जो कि पटिशनर से बिफोर द कोर्ट। ठीक। दूसरा ये है कि ये उस डिपार्टमेंट तक ही कंटेंट नहीं होगा। ये जजमेंट का बेनिफिट जो है वो सभी सिमिलरली सिचुएटेड पर्संस को होगा जो कि किसी और डिपार्टमेंट में भी होंगे, चाहे कंट्रेक्चुअल स्कूल बेसिस पे, एजुकेशन में, हायर कहीं एजुकेशन पे में भी है। कंट्रेक्चुअल बेसिस के ऊपर अगर कहीं लगे होंगे हम्म। तो उनको स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2010 का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में पैरा बी जो है वो इसी को कहता है कि क्राइटेरिया जो है हम्म। डिस्टिंग्विश करने वाला कि कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज को या एकेडमिक अरेंजमेंट को जो है वो डिफरेंशिएट किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये वैलिड क्राइटेरिया नहीं है। हम्म। तो उसके हिसाब से एकेडमिक अरेंजमेंट कहीं पे भी होगा, इट विल बी टेकन एट पार विद द पर्संस हु आर द बेनिफिशियरीज ऑफ 2010 एक्ट। ठीक। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि 2010 एक्ट की वर्डिंग डिफरेंट हो सकती है, ठीक। लेकिन उस वर्डिंग को रीड डाउन करना चाहिए और उसका बेनिफिट जो है वो हर उस आदमी को होना चाहिए, चाहे वो एकेडमिक अरेंजमेंट में भी है। ठीक। तो एक बेनिफिट हो गया जो पटिशनर्स गए कोर्ट में। दूसरा बेनिफिट हो गया उस वो लोग जो कोर्ट में नहीं गए लेकिन उसी डिपार्टमेंट के हैं। ठीक। तीसरा बेनिफिट हो गया वो लोग जो किसी और डिपार्टमेंट के भी हैं लेकिन सिमिलर अरेंजमेंट में है, और एकेडमिक अरेंजमेंट नॉमेनक्लेचर में। डिफरेंट है। नाम नहीं, अभी तो मैं एकेडमिक अरेंजमेंट में है। ठीक। चौथा हो गया कि जो नॉन एकेडमिक अरेंजमेंट में भी हैं बट हु हम्म। आर कंटिन्यूइंग फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, हम्म। वो डिफरेंट। अब उनके पास एक ऑप्शन आ गई कि दे विल आल्सो गो टू द कोर्ट एंड से कि जो एकेडमिक अरेंजमेंट वालों को बेनिफिट मिला है वही हमारे को भी बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि हम भी तो काफी देर से कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जजमेंट में ये है कि क्योंकि कोई अगर बड़ी देर से कंटिन्यू कर रहा है हम्म। सर्विसेज में, हम्म। चाहे वो कंट्रेक्चुअल अरेंजमेंट में है या एकेडमिक अरेंजमेंट में है या किसी और अरेंजमेंट में है, हम्म। उसका राइट डिफीट नहीं किया जा सकता रेगुलराइजेशन का ओनली बाय चेंज ऑफ वर्ड्स। तो राइट। वो जो बाकी लोग हैं जो एकेडमिक अरेंजमेंट में नहीं होंगे, किसी और अरेंजमेंट में भी होंगे लेकिन वो आर कंटिन्यूइंग फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, वो भी अब कोर्ट में जाएंगे एंड देयर आर गुड चांसेस दैट दे विल आल्सो गेट द बेनिफिट। अच्छा सो साहब मुझे। तो इसका अगर हम ओवरऑल देखें ना सर, इसका इम्पैक्ट ये होगा कि जितने ये अरेंजमेंट्स वाले हैं, हम्म। ये इनकी रेगुलराइजेशन के राइट्स अब क्रिएट हो गए। सबके। जो एकेडमिक अरेंजमेंट या कोई इस तरह के बाकी अरेंजमेंट्स वाले हैं, हम्म। उनके राइट्स जो हैं वो क्रिएट हो गए ठीक। बिकॉज ऑफ दिस जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक। अब इसमें एक और क्वेश्चन, लार्जर क्वेश्चन आ गया कि क्या ये बेनिफिट जो है वो डेली वेजर्स को भी मिलेंगे जो हम्म। जो 1994 के बाद अपॉइंट हुए हैं, ठीक। क्या उनको ये बेनिफिट मिलेंगे? तो उसका आंसर होगा कि अगर ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की पढ़ी जाए तो उनको भी राइट मिल गया। उनको भी राइट मिल गया। उनको भी राइट मिलेगा, क्योंकि वो अरेंजमेंट कुछ भी हो, वो 2010 के एक्ट में नहीं भी होगा हम्म। लेकिन जनरल राइट उनको भी मिल जाएगा, क्योंकि वो दे आर आल्सो कंटिन्यूइंग फॉर ए लॉन्गर मतलब पीरियड ऑफ आप कह टाइम। रहे हैं कि अगर वो कोर्ट में जाते हैं और वो हाँ, कहते हैं जनाब इसको इंटरप्रेट करो हमारे लिए कि क्या हम भी इसमें आते हैं। इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द कोर्ट टू से नो टू देम आल्सो। और हाई कोर्ट की क्योंकि जजमेंट ऑलरेडी क्योंकि कॉश कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि ऑलरेडी इस जजमेंट को अब पढ़ना पड़ेगा उस जजमेंट के साथ जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले दी है। ठीक। एक आदमी जो काफी लंबे पीरियड से काम कर रहा है, क्या उसको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है कि आप कंट्रेक्चुअल या एकेडमिक नहीं हो लेकिन आप डेली वेजर हो इसलिए हम आपको नहीं देंगे? ठीक। ये 2010 के एक्ट का बेनिफिट चाहे उनको ना मिले, वो हम्म। बेनिफिट नहीं होगा, हम्म। लेकिन जनरल लॉ में अब उनका राइट जो है वो कंसिडरेशन का होगा कि इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के आने के बाद जो है वो भी कंसिडर हो सकते हैं। ठीक। कोर्ट में जाने का तो उनका हो गया। हम्म। जो गवर्नमेंट ने ये कहा था कि वो जैसे आरईटी हो गए, हम्म। कि गवर्नमेंट ने आर्डर लेके ये कहा कि आरईटी की स्कीम बंद होगी, अब इसके बाद जो है उनके राइट्स जो है वो खत्म हो गए, इंक्लूडिंग द राइट्स व्हिच आर क्रिएटेड राइट्स। ठीक। वो बाद में डीबी ने थोड़ा सा उसको क्लेरिफाई किया। हम्म। लेकिन इस जजमेंट का उस उनके ऊपर भी इम्पैक्ट होगा, किस तरह से इम्पैक्ट होगा वो कहना मुश्किल है वंस द मैटर गोज टू द कोर्ट। हम्म। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट से एक जगह पे नुकसान होगा। हम्म। वो जो एस्पिरेंट्स हैं अभी, जो हम्म। पिछले 8 साल से 10 साल से जिन्होंने तैयारियां कर रहे हैं। जिन्होंने क्वालिफिकेशंस ली है, एलिजिबिलिटी है, वो वेट कर रहे हैं कि नौकरियां जो है निकलेंगी, उनको थोड़ी सी दिक्कत जरूर आएगी, क्योंकि जब रेगुलराइजेशन इतनी लार्ज स्केल के ऊपर होगी तो पोस्टें जो है वो रहेंगी नहीं। रहेंगे नहीं। ये पोस्टें क्रिएट करनी पड़ेंगी। देखिए, ठीक। एकेडमिक अरेंजमेंट पे जो बंदे लगे हुए हैं वो पोस्टों के अगेंस्ट नहीं है, ठीक। कंट्रेक्चुअल पे जो है पोस्टों के ऊपर नहीं है, उनके लिए पोस्टें क्रिएट करनी पड़ती है, वो तो रेगुलर कार्डर में आएंगे। ठीक। तो अब जब ये पोस्टें कार्डर में क्रिएट होंगी तो हम्म। नई पोस्टें जो है वो निकलेंगी नहीं, वो तो पोस्टें तो वही यूज करनी पड़ेंगी जो एग्जिस्टिंग है हम्म। कहीं पे। क्योंकि आपने मेडिकल कॉलेज में ऑलरेडी स्टाफ ले लिया हुआ है। आपने कॉलेजेस में स्टाफ लिया लिया हुआ। अच्छा सेठ साहब ये भी बताइएगा कि जो
कुछ लोगों ने ये भी सवाल पूछा कि हमने 14 साल सर्विस की स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, एकेडमिक अरेंजमेंट हम लोग लेक्चरर लगे हुए थे, फिर सरकार ने हमको डिसएंगेज किया, फिर वो लोग भी कोर्ट में कहीं पर लड़ाई लड़ रहे थे, अब इस जजमेंट का उनको भी कोई फायदा उनको होगा? उनको बेनिफिट भी हो सकता है, दैट इज माय रीडिंग ऑफ द सिचुएशन, कि वो लोग जो डिसकंटिन्यू कर दिए गए, हम्म। दे मे आल्सो हैव टू गो टू द कोर्ट नाउ कि हमारी डिसकंटिन्यूएशन जो है वेदर इट वाज वैलिड और नॉट। तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट प्रस्पेक्टिव होती है, वो हम्म। उन सिचुएशंस को जो कि ऑलरेडी हो चुकी है उसको कवर नहीं करती है, हम्म। बट पॉइंट ऑफ आर्गुमेंट तो होगा। बिल्कुल। तो इसलिए इसका एक फायदा ये है कि जो काफी देर से काम कर रहे हैं, उनको बेनिफिट मिलेगा रेगुलराइजेशन का। लेकिन नए बच्चे जो हैं उनके लिए गवर्नमेंट को कुछ अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स देखने पड़ेंगे उनकी नौकरियों के लिए, या उनको बेनिफिट्स देने के लिए, बिकॉज अदरवाइज दीज पोस्ट विल गेट एग्जॉस्टेड हियर। शेर साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि फास्टैग रिक्रूटमेंट की बात हुकूमत करती रही है, लेकिन एक तरफ से आपने फास्टैग रिक्रूटमेंट करी, आपने 2009 में कहा नहीं जी मेडिकल कॉलेज नए खुल रहे, आइए एकेडमिक अरेंजमेंट कर लेते हैं। जनाब कालजू में लेक्चरर वक्त पे अपॉइंट नहीं हो रहे, आइए एकेडमिक अरेंजमेंट कर लें। और पिछली बार भी जम्मू कश्मीर की सरकार ने इस बार भी कॉलेजेस में जबरदस्त बड़े पैमाने पर एकेडमिक अरेंजमेंट के लिए इम्तिहान के जरिए, अब आपने उनका राइट और पक्का कर दिया, जब आप इम्तिहान लेके उनको मुलाजमत दे रहे हैं, वो तब ये भी कहेंगे भाई हम तो प्रॉपर थ्रू प्रॉपर चैनल आए, इम्तिहान दिया, क्वालिफाई किया, आ गए। देखिए, अब मेडिकल कॉलेजेस में जितने डॉक्टर आपके लगे हुए हैं, जो लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर लगे हुए हैं एकेडमिक अरेंजमेंट के ऊपर, वो तो सारे के सारे रेगुलराइजेशन मांगेंगे इसमें, जो जिनका तो इसका क्लियर मतलब होगा। अब ये हो गया, इसका अब मतलब नई नई जो है पोस्टें नहीं निकलेंगी, नई पोस्ट अब निकाल नहीं पाएंगे, और मेडिकल कॉलेजेस में अब जो 10 साल जिसको हो गए उसकी उसका तो राइट बन गया। उसकी रेगुलराइजेशन तो हो अब जाएगी। कौन कौन लोग हैं जिनको कोर्ट जाना चाहिए अब, और ताकि क्लैरिटी और आए कि क्या ये जजमेंट उनके ऊपर भी लागू होती है कि जैसे नहीं। मैंने आपको अर्ज किया कि एक तो जो कवर्ड है जजमेंट से, उनको तो बेनिफिट मिल गया। हम्म। उस उन्हीं डिपार्टमेंट्स में वो लोग जो जजमेंट पे नहीं गए या कोर्ट में नहीं गए, दे कैन आल्सो टेक द सेम बेनिफिट। ठीक। देन इट विल बी सिमिलरली सिचुएटेड पर्सन्स द अदर डिपार्टमेंट्स आल्सो, दे कैन आल्सो गो टू द हम्म। कोर्ट। एंड देन इन लार्जर कैनवेस में जो सिमिलर सिचुएशंस में है, एकेडमिक में नहीं है लेकिन बट टर्म्स ऑफ सिमिलर रेफरेंस सेम है। सिमिलर है, दे कैन आल्सो गो टू द कोर्ट। सिर तो साहब, ये ओवरऑल सिचुएशन ऐसी बनेगी कि नई एम्प्लॉयमेंट के ऊपर इसका जबरदस्त जबरदस्त असर जबरदस्त पड़ेगा। असर जो है वो होने वाला है। अंत में सिर साहब मुझे बताइए, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड टेस्ट है कि केंद्र सरकार ने इसको लेकर कुछ ऑर्डर जरूर निकाले, लेकिन फाइनली एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जनाब तमाम देश में जहां कहीं कोई टीचर्स हैं एलिमेंट्री जो पढ़ा रहे हैं या उससे, उन तमाम को टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देना पड़ेगा। मैंने भी इस पे स्टोरी तफसील डिटेल्ड करी। उसके बाद लोगों ने इसका जबरदस्त विरोध किया, जैसे कोई सरकारी ऑर्डर निकला है। अब पिछले दिनों से क्या हो रहा है कि जो मंत्री साहिबा हैं एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की, वो कह रही हैं कि जी हम अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो आपसे जानना चाहूंगा कि जिस मामले को ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने सेटल कर दिया और कह दिया कि लेना ही पड़ेगा दोबारा डीएसएलवी। क्यों जाना है सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने? तो दैट ऑलरेडी इशू इज ऑलरेडी क्लिंच्ड बाय द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जम्मू कश्मीर के ऊपर भी तो अप्लाई करती है, लागू करती है। लागू करती है, तो दे हैव टू फॉलो द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। डू दे वांट टू कार्व आउट an exception to the judgment of the Supreme Court of India by going before the Supreme Court of India and क्या review? आपको लगता है कोई फायदा होगा कि आप I जाएंगे don't सुप्रीम think. कोर्ट? I don't think. जो पूरे देश के लिए कानून है वही जम्मू कश्मीर के ऊपर भी लागू करेगा। और आपको ये नहीं लगता सेठ साहब, जब ये वहां जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, आप जाएंगे, आपको पूरी डिटेल बतानी पड़ेगी कि आपने कैसे कैसे जब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में मुलाजमतें दी हैं। जब आप अपनी स्कीमें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे, क्या आपको लगता है कि सुप्रीम देखिए कोर्ट ऐसा विल? है कि दे may like to go to the Supreme Court and to show that there is a hardship in implementation of the judgment of the Supreme Court of India retrospectively. तो जो हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं, because people are working for certain period of सेवरल time, इयर्स, अब तो 56 इसलिए उनको रिटायरमेंट के करीब करीब हैं। इसलिए उनको आप उनके लिए एक्सेप्शन क्रिएट कर दीजिए, लेकिन आगे से हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक। Probably this is going to be their argument. सो डू यू थिंक दे विल सक्सीड देयर? I can't say, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नॉर्मली सिंपैथेटिक व्यू लेती है उन लोगों के बारे में जिन्होंने काफी सालों से जो है वो काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी। आपने इनसे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, एकेडमिक अरेंजमेंट, तमाम मामलों पर बात सुनी, लेकिन बड़ी बात इन्होंने ये कही है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को लेकर कहा है कि अगर प्रोसिक्यूशन में उनको मदद की जरूरत है, बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता के तौर पर सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी ने कहा है कि हम
डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है।